हेलो स्टूडेंट्स। तो अपन ने लास्ट जो क्लास थी अपनी, उसमें अपन ने बायो सावर्ट्स लॉ और उसकी एप्लीकेशन पढ़ी थी। आज अपना एक जो टॉपिक है, एक्चुअल में जो बायो सावर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन है उसी से रिलेट करेगा, पर एप्लीकेशन में काउंट नहीं करते इसको। उससे का एप्लीकेशंस का यूज करते हुए अलग से एक टॉपिक अपन यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो अपना आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्या हो जाएगा, हेल्महोल्ट्ज कॉइल रहेगा। ठीक है ना। तो सब इसको हिंदी में भी हेल्महोल्ट्ज कॉइल ही बोलते हैं, कुंडली बोलते हैं। तो एक्चुअली में सबसे पहला अपना क्वेश्चन ये आता है कि ये होती क्या है और इसका यूज क्या होता है। ठीक है ना। तो जो फिजिक्स के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वहाँ पे इसका यूज होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अपन अपना क्वेश्चन है कि होती क्या है। तो एक्चुअली में क्या होते हैं, हेल्महोल्ट्ज कॉइल एक अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है? टू आइडेंटिकल सर्कुलर कॉइल्स का, मतलब दो समरूप वर्ताकार कुंडली होते हैं ना, उनका क्या है, एक अरेंजमेंट है। कैसे है ये अरेंजमेंट कि जैसे मान लीजिए एक कॉइल ये होगी, एक कॉइल सर्कुलर होगी, दोनों जितनी रेडियस इनकी है ना आइडेंटिकल, दोनों की रेडियस सेम है, मान लीजिए आर है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस भी इसके सेंटर से भी दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, आर ही होनी चाहिए, मतलब कोएक्सियल होनी चाहिए। ठीक है ना, कोएक्सियली आर डिस्टेंस है दोनों के बीच की, दोनों की रेडियस इक्वल ही होनी चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार का जो, और दोनों में करंट की डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसमें एंटी क्लॉकवाइज है तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, यहाँ पे हेल्महोल्ट्ज कॉइल कहलाएगा। अब मैंने अभी बताया कि फिजिक्स लैब में इसका यूज होता है। क्या होता है, जो एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके इफेक्ट को क्या करता है, डिस्टोर करता है, और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, क्रिएट करता है। तो इसके लिए तो कहने का मतलब है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाने के लिए इसका यूज होता है। तो आप कह सकते हो कि हेल्महोल्ट्ज कॉइल क्या होती है, क्या बताओगे, इट इज अरेंजमेंट ऑफ टू आइडेंटिकल कॉइल्स in which electric current is flow in same direction and they are separated by distance equal to their radius। उनकी रेडियस के इक्वल वो सेपरेट होती हैं। एंड दिस कॉइल इज दिस अरेंजमेंट कह दो या दिस कॉइल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टू डिस्टोर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टोर करते हुए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज किया। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए काम ये आती है। ठीक है। तो मैंने डेफिनेशन यहाँ पे बताई होती क्या है, क्या इसका यूज होता है, इस दोनों बातें मैंने आपको क्लियर कर दी यहाँ पे। अब इसका छोटा सा डेरिवेशन है वो यहाँ पे अपन देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या होती है, दो कॉइल होते हैं। ठीक है ना। ये कॉइल एक्चुअल में ऐसे बना दो, इसलिए समझना कि यहाँ पे वर्टिकली ऐसे रखी हुई है, जैसे ये हॉरिजॉन्टली ऐसे नहीं है, ये वर्टिकली ऐसे है। यहाँ पे इसकी बात करें तो हम, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए दोनों की रेडियस यहाँ पे आर है, तो यहाँ पर भी रेडियस कितनी है, आर है। ठीक है। इसका सेंटर मान लीजिए ओ गया, इसका सेंटर क्या होगा, आर। तो यहाँ पे जो ये दोनों के इस कॉइल का सेंटर यहाँ पे मान लीजिए पी है, तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस r/2 रहेगी, तो यहाँ से यहाँ तक भी r/2 डिस्टेंस रहेगी। देखने में आपको क्या लग रहा है कि ये डिस्टेंस ज्यादा है और ये क्या है, कम है। एक्चुअली में आपको बता देता हूँ, ये कॉइल ऐसे नहीं रखी हुई है, दोबारा बता रहा हूँ, ये कॉइल ऐसे रखी हुई है, तो जितनी रेडियस उतनी ही दोनों के बीच की डिस्टेंस है। r/2 प्लस r/2 कितनी हो गई है, r हो गई है। तो यहाँ पे डिस्टेंस r हो गई। ये अरेंजमेंट है। दोनों में मान लीजिए करंट कैसे फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों में यहाँ पे मैंने दिखा दिया, एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। अब ये यहाँ पे दोनों के बीच में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जो किसका यूज किया जाता है। तो हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताया था, तो आइडेंटिकल कॉइल्स हो गई हैं सर्कुलर, और दोनों की रेडियस, उनकी रेडियस, दोनों के बीच डिस्टेंस रेडियस के बराबर, और करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। कहाँ पे, एट सेंटर ऑफ हेल्महोल्ट्ज कॉइल। हेल्महोल्ट्ज कॉइल के सेंटर पे, सेंटर का मतलब एट पॉइंट पी पे, कहां पे, पी पे मैग्नेटिक फील्ड हम यहां पे निकालेंगे। ठीक है। किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए मैं एक कॉइल का नाम यहां पे इसका बी दे देता हूं, तो एक काम करता है, करंट की डायरेक्शन तो देखिए दोनों एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट की डायरेक्शन तो सेम होगी, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, और दोनों की डायरेक्शन सेम होने की वजह से दोनों का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है। तो करना क्या है, समझ गए ना,
कि दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालो, P पॉइंट के ऊपर दोनों का क्या कर दो, सम कर दो। डायरेक्शन सेम है क्योंकि एंटी क्लॉक का सेम डायरेक्शन में, तो दोनों का क्या कर दो, सम, तो आंसर आ जाएगा। तो आपको पहले आपका टारगेट मिल गया है, करना क्या है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे निकाल रहे हो, P पॉइंट के ऊपर निकाल रहे हो, तो कौन सी लाइन हो गई है, एक्सियल लाइन हो गई है। और ये एप्लीकेशन आपको करवा रखी है किसकी, बायो-सावर्ट्स लॉ की सेकंड एप्लीकेशन करवाई थी कि मैग्नेटिक फील्ड निकालिए कहाँ पे, एक्सियल लाइन के, किसके, करंट कैरिंग कॉइल। यहाँ पे करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, ये भी सर्कुलर कॉइल है, ये भी इसकी एक्सियल लाइन हो गई है, तो हमें पता है। मैं यहाँ पे BA लिख देता हूँ। क्या है आंसर, म्यू नॉट एन आई एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए था, लगाना कोई जरूरी नहीं है, या इसे लगाओ तो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर था, ए का क्या था वहां पे, याद करिए रेडियस थी, तो यहाँ पे रेडियस क्या ले रहे हो, आर, तो क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, अपॉन में क्या था 2 एक्स स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स जो सेंटर से डिस्टेंस थी, कितनी डिस्टेंस है यहाँ पे, r/2, ठीक है ना, प्लस में क्या था यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, मतलब सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, का मतलब रेडियस यहाँ पे क्या है आर है, तो क्या आ जाएगा आर प्लस में 2 का होल स्क्वायर प्लस में आर का होल स्क्वायर की पावर कितना था यहाँ पे 3/2। ये आपका आंसर था, देख लीजिए चाहे वहां पे क्या था एक्स स्क्वायर प्लस में स्क्वायर की पावर 3/2 ए था, तो यहाँ पर भी ए था, तो ये आंसर आया था आपका एक्सेल लाइन के ऊपर। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं अपन। तो देखिए किस प्रकार से, चलो बताइए, बी ए इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2, यहाँ पे आ गया है r/2 का होल स्क्वायर, क्या गया है आर स्क्वायर की पावर 4 प्लस में आर स्क्वायर की टोटल पावर कितनी है 3/2। इसका आप एलसीएम ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा भाई यहाँ पे 4, एलसीएम हो गया तो 4 यहाँ पे चला जाएगा, तो कितना आ गया 5r²/4 आ गया, इसकी पावर क्या आ गया 3/2, ठीक है ना। अब देखिए आपको बताता हूँ 5/4 को की पावर 3/2 करते हो तो कितना आता है, करके देख लीजिए, साइड में करके दिखाता हूँ मैं। जैसे 5/4 है, इसकी पावर 3/2 है, मैथमेटिक्स वाले इजीली कर सकते हैं, बायो वाले समझ लीजिए। 5 की पावर कितनी बार है, 3 बार है, 5 इंटू में 5 इंटू में 5, नीचे 4 इंटू में 4 इंटू में 4, इसकी पावर 3 तो करी दी, कितना बचा 1/2। तो मैं इसको अलग अलग से लिख सकता ना, इसका 1/2, इसका 1/2, इसी प्रकार से इसका 1/2 और इसका 1/2, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 25 का अंडरूट है, तो 25 का अंडरूट क्या गया 5 का अंडरूट कितना गया √5, 4 इंटू में 4 का अंडरूट 4 का अंडरूट इंटू 2, तो कितना गया 8 आ गया। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास 5 इंटू √5 अपॉन में 8 आ गया, और 8 कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो इसका हो गया, और दूसरा कौन सा बचा आर स्क्वायर की पावर कितनी है 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा आर की पावर क्यूब। तो क्या गया, इसको सोल्व कर रहे हो तो नीचे 8 बचाएगा ना, बचेगा 8 कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 था, यहाँ पे अंदर क्या बचा था आर की पावर क्यूब बचा था, ठीक है ना। तो आर के साथ क्यूब कैंसिल हो गया, 2 से 4 हो गया, तो क्या गया आपके पास यहाँ पे 4 म्यू नॉट आई अपॉन में आर, ये आपके पास बी ए की वैल्यू आ गई है, कोई दिक्कत है, ठीक है। इसी प्रकार से आप क्या करोगे, आप करने की जरूरत नहीं है अभी आपको, सीधा आप लिख सकते हो क्या, सिमिलरली, क्या लिख सकते हो, सिमिलरली लिख सकते हो क्या, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू बी कॉइल के कारण बी लिख दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपके पास 4 म्यू नॉट आई अपॉन में आर, क्योंकि इसकी भी रेडियस सेम है, आई इसमें करंट आई हो रहा है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, इसलिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, प्लस कर दीजिए, बी ए प्लस में बी हो गया है, तो दोनों का सम करोगे तो आपको क्या 2 टाइम्स हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, करके देख लीजिए, 4 म्यू नॉट आई अपॉन में आर प्लस में 4 म्यू नॉट
आई अपॉन में आर, तो कितना आ जाएगा 8 म्यू नॉट आई अपॉन में क्या गया है आर आ गया है, ठीक है ना। अब इसको सॉरी मैंने एक टर्म छोड़ दी है शायद, हाँ यहाँ पे √5 तो नीचे लिखना छोड़ी गई अपनी यहाँ पे, क्योंकि इसको 4 के तो 8 ऊपर आया बचा था, नीचे कितना आ गया √5 इंटू में √5 ये रहेगा था नीचे, तो यहाँ पे 5 इंटू में √5 ये तो साथ ही चलेगा। इसी प्रकार से 5 इंटू में √5 5 इंटू में √5 ये तो आया था ना, मैंने सोल्व करके बताया था, ठीक है। इसके नीचे क्या है इसी प्रकार से ऊपर वाला तो 8 हो गया, तो क्या आ गया आपके पास 5 इंटू में √5। आपको बता देता हूँ कि 8 अपॉन में 5 इंटू मैथमेटिकली आप करके देख लीजिए 0.716 आता है, सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास b इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 0.716 म्यू नॉट आई अपॉन में आर, ये आ गया आपके पास, ये आंसर है भाई, ठीक है। थोड़ा सा सोल्व करना चाहो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा ऊपर तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 इंटू में 2 12 2 3 14 तो 1.43 हो गया ऊपर, तो म्यू नॉट आई अपॉन में नीचे क्या आ गया 2r, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया है। अब आपको पता है देखिए म्यू नॉट आई अपॉन में 2r आपके पास एक आंसर आया था, कहाँ पे आया था, जो करंट कैरिंग कॉइल है उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आया था, ये तो कहाँ पे हो गया है सेंटर पे, तो मैग्नेटिक फील्ड मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, तो आंसर आपके पास क्या आ गया 1.4332 इंटू में बी सेंटर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है कॉइल के सेंटर पे, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का 1.432 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड होता है, कहाँ पे सेंटर ऑफ हेल्महोल्ट्ज कॉइल, ठीक है। इस प्रकार से हमने देखा कोई ज़्यादा अलग से वो टॉपिक नहीं था, सब ज़्यादा फिजिक्स वाली कोई बात नहीं थी इसमें, सिर्फ हमने जो कर रखा है ना उसी को ही हमने क्या किया है, क्योंकि ये आंसर हमें याद होना चाहिए, उसी को हमने दोनों का प्लस किया है, एडिशन किया है, बस और कोई ज़्यादा खास बातें इसके अंदर थी नहीं। होती क्या है बता दिया था कि अरेंजमेंट है 2 आइडेंटिकल कॉइल्स का, जो कि बीच की डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगी, करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा, काम क्या आता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के काम आता है, ठीक है। तो ये टॉपिक था, कई बार पूछ लिया जाता है तो आप बता सकते हैं। एक चीज और है यहाँ पे, एक वो पॉइंट है वो आप कर सकते हो, कई बार पूछ लिया जाता है लॉरेंज फोर्स, हिंदी में भी इसका यही नाम होता है लॉरेंज, साइंटिस्ट का नाम है लॉरेंज फोर्स, ठीक है। जैसे आपके पास यहाँ पे इस रूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों है, और इसके अंदर कोई चार्ज क्यू का क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर सीधी सी बात है, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पढ़ा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फोर्स में लगता है, कितना लगता है QE, और अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फोर्स में लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स मैंने आपको बताया था QVB sin थीटा या QV क्रॉस से B लगता है, ठीक है। तो दोनों फोर्स लगेंगे, तो टोटल फोर्स लगा ना चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, पर वो तो जो टोटल चार्ज, क्योंकि मूविंग नहीं हुआ तो आपको पता है क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो यहाँ पे बात मूविंग की इसलिए आ गई है। तो जो टोटल, जैसे मैंने बताया इस रूम में मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों, तो क्या लगेंगे, दोनों फोर्स, दोनों का सम ही क्या कहलाता है, यहाँ पे लॉरेंज फोर्स कहलाता है। तो आप कह सकते हैं द टोटल फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स, मतलब विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे लॉरेंज बल को, मान लीजिए मैं FL से लिख रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा FL इक्वल टू क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस में मैग्नेटिक फोर्स, तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है, QE होता है, सभी को पता है, और ये कितना होता है, QV क्रॉस से B होता है। Q यहाँ पे कॉमन कर सकते हो, तो क्या आ जाएगा E प्लस में V क्रॉस से B, यही आपका क्या होता है, लॉरेंज फोर्स होता है। तो ये पॉइंट में कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप बता सकते हो।
ठीक है, अब अपन यहाँ से एक प्रकार से यहाँ तक बायोसावर्ट्स लॉ भी पढ़ते हैं और इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट होता है। तो ध्यान से देखना क्योंकि इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ा टॉपिक आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाएगा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लायक है। ठीक है, तो देखना किस प्रकार से क्या है। सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखता हूं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल की मोशन किस प्रकार से होती है, कैसे कैसे होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ, हाँ तो अपन पढ़ रहे हैं मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, ये अपन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा सकते हैं यहाँ पे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो यहाँ पे मैं 3 पॉइंट्स बनाऊंगा, ध्यान रहे। तो सबसे पहला, इस टॉपिक के 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला जो पॉइंट्स होगा वो यहाँ पे होगा, मोशन इन पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मोशन हो रही है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। इससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जब मैं मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है क्रॉस से, एक होता है डॉट से। क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनवर्ड होता है, ये बात याद रखना भाई। इनवर्ड का मतलब अंदर की तरफ। डॉट का मतलब क्या होता है, आउटवर्ड होता है। आउटवर्ड का मतलब बाहर की तरफ। तो मतलब क्रॉस लगाने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, अंदर की तरफ। डॉट लगाने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, बाहर की तरफ। ये दोनों बातें थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, मैं अभी तो यहाँ पे ऐसे दिखा रहा हूँ, जैसे मैं सिंपल वे में मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से मैंने शो कर दिया है। ठीक है, ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो गया है। अगर यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल है, कोई चार्ज है, मूव कर रहा है v वेलोसिटी से इधर, तो कैसे मूव कर रहा है, पैरेलल। तो कंडीशन आपकी है कि पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। पैरेलल है तो पैरेलल के केस में यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हेयर थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। और आपको पता है साइन 0 कितना होता है, 0। तो इसलिए मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल कितना हो जाएगा, आप बोलिए। यहाँ पे कितना होता है, F इक्वल टू QVB साइन थीटा। तो साइन थीटा यहाँ पे कितना है, 0 है, इसलिए F की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 0 हो गई। बता रखा था वैसे पहले ये पॉइंट आपको। तो फोर्स की वैल्यू 0 है, फोर्स की वैल्यू 0, इसका मतलब पैरेलल जा रहा है। पैरेलल जा रहा है तो सीधा चलता जाएगा, या ऐसे आगे पीछे या कहीं दाएं बाएं मुड़ेगा थोड़े नहीं, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है वो मुड़ता कब है, जब उसके ऊपर कोई फोर्स लगे। तो यहाँ पे तो फोर्स कौन सा लग सकता है, मैग्नेटिक फोर्स, और वो क्या लग रहा है, 0 लग रहा है। तो कैसे मूव करता रहेगा ये, स्ट्रेट लाइन में। क्या करता है, कैसे रहेगा, स्ट्रेट लाइन में, मतलब सीधी रेखा में क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। क्यों करता रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स क्या है, 0। फोर्स लगता तो क्या होता, ये इसकी डायरेक्शन क्या होती, चेंज होती। तो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ पाथ ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट मूव पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करता है तब उसके मोशन का पाथ का नेचर क्या होगा। तो क्या बताओगे, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। क्यों, पूछ ले जाए क्यों, क्योंकि उसके ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, 0 होता है। तो ये बात आप यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट था, इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट आपका रहेगा मोशन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, उसके परपेंडिकुलर मूव करे तब उसका मतलब कैसे मूव करेगा, उसका नेचर क्या होगा, ये सारी बातें अपन यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा हूँ, क्रॉस का मतलब समझ गए होंगे ना आप, कैसे, इनवर्ड। ठीक है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया है और बी लेना।
ठीक है। और इसके मतलब अंदर की तरफ मैं कोई भी चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल कितना हो जाएगा, F इक्वल टू क्या होता है, QVB sin थीटा। तो आपको पता है परपेंडिकुलर तो थीटा की वैल्यू कितनी, 90, sin 90 कितना होता है, 1 होता है, इसलिए F की वैल्यू क्या आ गई, QVB। ये फोर्स लगा इसके ऊपर, ठीक है। चलो इससे पहले मैं आपको एक टॉपिक और करवाना चाहूँगा, ठीक है। वैसे आपको बता देता हूँ कि कोई ऐसे का जो नाम है फ्लेमिंग, जो लेफ्ट हैंड नाम है होगा यहाँ पे, ठीक है। जो फ्लेमिंग का रूल है, चलो बाद में बता दें, मतलब बाद में करवा देंगे एक बार के लिए। अब यहाँ पे अपन वैसे ही पढ़ लेते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगर आपका लेफ्ट हैंड मतलब आपका लेफ्ट हैंड ये है तो इसकी फर्स्ट फिंगर और सेंट्रल फिंगर और थंब एक दूसरे के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। पहली नंबर बात तो ये है, ठीक है। आपका लेफ्ट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है ये, जो कि क्या बताता है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताता है, ठीक है। वैसे इसको इससे पहले डिस्कस करना चाहिए था, मैं छूट गया, बाद में ऐसे बता देता हूँ कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वैसे काम क्या आता है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए, किसके ऊपर, चार्ज पार्टिकल के ऊपर, ठीक है। तो ये कैसे होता है कि जब आपके लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर और सेंट्रल फिंगर और थंब तीनों एक दूसरे के क्या हों, परपेंडिकुलर हों, तब आपका फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हो और सेंट्रल फिंगर किधर हो, जिधर आपका मतलब मोशन हो रही है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, जिधर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तब जो थंब है ना, वो क्या बताएगा, उस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। दोबारा देख लीजिए, फर्स्ट फिंगर किधर होने चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सेंट्रल फिंगर किधर होने चाहिए, जिधर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तब थंब क्या बताएगा, उस पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन अंदर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर है, चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, तो फोर्स किधर लगेगा, यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ कर दिया, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इधर कर दिया, तो फोर्स किधर लगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स किधर लगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ लगा है। अब देखिए मैं ऐसे जा रहा हूँ, मेरे ऊपर फोर्स ऐसे लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, उधर मेरी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, मोशन की चेंज हो जाएगी। क्या मैं एकदम से मुड़ जाऊंगा या एक सर्कुलर पाथ में मुड़ूंगा, तो आप क्या कहोगे, सर्कुलर पाथ में हमें यहाँ पे मुड़ेंगे, एकदम से नहीं मुड़ेंगे, क्योंकि चार्ज पार्टिकल ऐसे जा, तो ये सीधे जाने की बजाय कैसे हो गया, ये मुड़ गया, ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन में। तो फोर्स अब यहाँ पे किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, सॉरी मोशन किधर हो गई है, यहाँ पे ऊपर की तरफ हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे आप यहाँ की बात करें तो अब चार्ज पार्टिकल की मोशन किधर हो गई है, ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर ही है, तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई ना, कैसे, क्योंकि मोशन की तो डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे ही है, पर मोशन कैसे हो गई है, ऊपर की तरफ। अब फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, तो अब सीधे जाने की बजाय और मुड़ जाएगा ये, तो एकदम से तो मुड़ेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे मुड़ जाएगा। तो वही बात यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे क्या फोर्स किधर लगा, सेंटर की तरफ लगा। अब वही बात यहाँ पे मोशन इधर, तो फोर्स किधर लगा, नीचे की तरफ लगा, तो इसी प्रकार से इधर मुड़ जाएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी नीचे की तरफ होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स किधर लगा, इधर लगा, तो यहाँ पे इधर लगेगा, तो दोबारा ये मुड़ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ अगर परपेंडिकुलर मूव कर रहा है ना, तो वो कैसे मूव करने लग गया, सर्कुलर पाथ में मूव करने लग गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उसके पाथ का नेचर क्या होगा जो परपेंडिकुलर मूव करेगा, तो क्या कहोगे, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करने लग जाता है। क्यों करने लग जाता है, वो इस बात का आंसर आपके पास है, क्योंकि उसके ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स ना, वो हमेशा उसकी मोशन की डायरेक्शन पे क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है, या फिक्स, या अपन दूसरे वे में ये भी कह सकते हैं कि उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स हमेशा एक फिक्स पॉइंट की तरफ होता है। जैसे मान लीजिए हमारे अर्थ है, सन के राउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उसका जो फोर्स है हमेशा अर्थ के सन के सेंटर की तरफ लगता रहता है ना, जिसकी वजह से अर्थ उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर जाते हैं। वही कंसेप्ट यहाँ पे लागू होता है, उस फोर्स का नाम चेंज हो गया, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहाँ पे कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है। वो कहाँ पे लग रहा है, सेंटर पॉइंट की तरफ लग रहा है, जिसकी वजह से वो जो हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल था वो क्या हो गया, एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने लग गया। तो आपके पास दो बातें लिखनी थी यहाँ पे
कैसे मूव करने लग जाएगा? सर्कुलर पाथ में मूव करने लग जाएगा। कब? जब वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है। क्यों करने लग जाएगा? क्योंकि उस पर लगने वाला फोर्स हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ होता है या उसकी मोशन के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो दो बातें यहाँ पे आ गई हैं। अब इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं कि देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट बनाते हैं। फर्स्ट पॉइंट, आपने देखा सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। कौन सा लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, बोले अभिकेंद्रीय बल लगता है। ठीक है, कौन सा लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय फोर्स। किसके ऊपर लगता है? ऑन ए चार्ज पार्टिकल पे। कहां से आया ये सेंट्रीपिटल फोर्स? सामने तो लगाया नहीं, तो कहां से आया? क्योंकि इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था उसी के कारण तो रिवॉल्व कर रहा ना, तो मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा था वही किस में काम कन्वर्ट हो रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स में। तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट आपका फर्स्ट है। फर्स्ट का यहाँ पे नाम दे देता हूँ रेडियस। क्या नाम दे देता हूँ? रेडियस। तो रेडियस निकालनी है अपने को यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए, mv² अपॉन में r। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है, 11th क्लास में किया था। यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स कितना है? qvb। ठीक है, तो आप देख रहे हो v से v कैंसिल आउट हो गया, और तो आपको क्या निकालना है? रेडियस निकालना है, तो r को ऊपर ले जाइए और बाकी को नीचे लेंगे। तो एम वी अपॉन में क्या गया? क्यू बी। ये आपके पास क्या आ गई है? रेडियस। ठीक है, रेडियस ऑफ पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल जो था ना उसके पाथ की क्या है? रेडियस है। ठीक है, एम क्या है यहाँ पे? मास ऑफ चार्ज। वी क्या है? पता है, वेलोसिटी। क्यू क्या है यहाँ पे? चार्ज हो गया है। बी क्या है यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो क्या कितने पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट हो गए। इसी प्रकार से 2-3 पॉइंट और भी कर सकते हैं अपन यहाँ पे। वेलोसिटी पूछे जाए तो क्या बताओगे? बी पॉइंट वेलोसिटी। बोलिए, वेलोसिटी करोगे तो क्या आ जाएगा? यहीं से बी को बी एक साइड में रख दीजिए और क्या आ जाएगा? क्यू बी आर अपॉन में एम। ये वेलोसिटी हो गई है। ठीक है, तीसरी नंबर बात, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब आवर्तकाल। आवर्तकाल, आवर्तकाल का मतलब क्या होता है? आपको पता है, एक चक्कर में कितना जो टाइम लगता है उसी को हम क्या बोल देते हैं? आवर्तकाल। कितना टाइम लगा उसको एक चक्कर लगाने में, तो इसको कैपिटल टी से लिखते हैं। कितना लगता है? टाइम। टाइम का मतलब डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। तो क्या आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी का डिस्टेंस कितनी होती है? सर्कुलर की 2 पाई r अपॉन वेलोसिटी कितनी है? v। वैल्यू पुट कर देंगे किसकी? पुटिंग वैल्यू ऑफ r। r की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपके पास? r की वैल्यू पुट की कितने आई थी? mv अपॉन में qb। तो क्या आ जाएगा? 2 पाई r की कर सकते हो या फिर आप v की भी कर सकते हो। तो क्या था? mv अपॉन में qb आया था, तो v से v कैंसिल आउट होगा। t इक्वल टू क्या है? 2 पाई m अपॉन में qb। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ये टाइम पीरियड आ गया है। उसी प्रकार से फ्रीक्वेंसी तीनों में फ्रीक्वेंसी निकालना चाहो, फ्रीक्वेंसी का मतलब न्यू सभी को पता है 1/t होता है, तो उल्टा कर दीजिए qb अपॉन में 2 पाई m। ठीक है, कई बार अपन यहाँ से एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब आवर्ती, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब कोणीय आवर्ती को ओमेगा लिख सकते हैं। क्या होता है? 2 पाई न्यू होता है। तो क्या आ जाएगा? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा? क्यूबी अपॉन में 2 पाई m। पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? क्यूबी अपॉन में m। ये आपके पास क्या आ गया है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, आपको पता है इसकी यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज होती है। इसकी क्या होती है? रेडियन पर सेकंड होती है। और टाइम पीरियड की आपको पता है सेकंड होती है। ठीक है, इसकी आपको पता है मीटर पर सेकंड होती है। रेडियस की आपको पता है ये क्या होती है? मीटर होती है। तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पे 2 पॉइंट पढ़े हैं
वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो सेकंड पॉइंट है वो आगे एक टॉपिक आएगा, बता देता हूँ कि क्या नाम होगा, साइक्लोट्रॉन का यूज होगा। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, थोड़ा सा एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है कि मैग्नेटिक फोर्स बताने के काम आता है किसी चार्ज पार्टिकल पे जो वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। कैसे? जब आपके फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर और अंगूठा मतलब पर जो तीनों जो है एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर होने चाहिए, पहली कंडीशन। और फर्स्ट फिंगर किसको बताए? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। सेंट्रल फिंगर किसको बताए? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तब जो थंब है वो किसको बताएगा? मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफी है। थर्ड पॉइंट कल स्टडी करते हैं।